मैं मनोज कुमार सिंह, अध्यक्ष हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। आज के व्याख्यान की अगली कड़ी को बढ़ाते हुए विगत व्याख्यान में हम लोगों ने स्नातक द्वितीय खंड के तृतीय पत्र में प्रस्तावित राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र पर चर्चा की थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र का षष्ठ सर्ग आपके पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है। षष्ठ सर्ग के कुछ अंश को हम लोगों ने विगत व्याख्यान में व्याख्यायित किया था। आज शेष बचे अंश पर चर्चा की जाएगी। सर्ग बहुत लंबी कविता है, इसलिए अलग अलग भागों में अलग अलग व्याख्यानों में इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। खैर, कुरुक्षेत्र के संदर्भ में बात करते समय विगत व्याख्यान में कुरुक्षेत्र के संदर्भ को लेकर कुरुक्षेत्र में जो कवि ने अभिव्यक्त करने की कोशिश की है उसको लेकर हम लोगों ने चर्चा की थी। फिर भी 1945-46 में ये लिखी गई रचना दो विश्व युद्धों के दुष्परिणामों से वाकिफ कवि युद्ध और शांति के प्रश्न को लेकर चिंतित है। इसी प्रश्न के उत्तर की खोज में इतिहास की तरफ पलायन करता है और उसे आश्रय मिलती है कुरुक्षेत्र की रणभूमि में नहीं, कुरुक्षेत्र की भूमि जहाँ युद्ध खत्म हो चुका है उसके बाद का समय, जब युधिष्ठिर अपने विजय के शब्द को कुरुक्षेत्र में हताहत हुए लाखों 100 से तौल रहे थे और उनके मन में अपराध बोध जनित हुआ था, उत्पन्न हुआ था। और उसी अपराध बोध के साथ भीष्म के समक्ष जाते हैं और भीष्म और युधिष्ठिर का संवाद ही युद्ध और शांति के प्रश्न को युधिष्ठिर और भीष्म के संवाद के माध्यम से उत्तर खोजते हुए कवि ने कुरुक्षेत्र की रचना कर दी। इसी संदर्भ में जो षष्ठ सर्ग है, षष्ठ सर्ग के बारे में इसकी भूमिका में कवि ने स्पष्ट भी किया है कि छठा सर्ग ऐसा ही क्षेपक है जो इस काव्य से टूटकर अलग भी जी सकता है। कवि कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिकता को वर्तमान के दबाव में तोड़ता है। आप कुरुक्षेत्र को पढ़ेंगे तो नाम ऐतिहासिक है, चरित्र ऐतिहासिक है, लेकिन वर्तमान कवि को इतना प्रभावित करता है कि उस रचना में वर्तमान हमेशा कहीं न कहीं झांकता हुआ नजर आता है। षष्ठ सर्ग तो पूरी तरह वर्तमान पर लिखा गया सर्ग है। उसमें द्वापर का समय नजर ही नहीं आता। इसकी स्वीकारोक्ति कवि ने भी अपनी भूमिका में लिखी है। आज के समय की 1946-47 के विश्व की सभ्यता समीक्षा करता है कवि षष्ठ सर्ग में कि हम कहाँ से
चले और किन रास्तों से होते हुए कहाँ तक पहुँचे, उन रास्तों से हमने क्या सीखा। इसी की आलोचना करता है, इसी पर चिंतन करता है। कुरुक्षेत्र का शस्त्र की जो शेष कविताएं बची हैं उसी से शुरुआत करते हुए मैं प्रारंभ करता हूँ कि पूर्व युग सा आज का जीवन नहीं लाचार। अपनी सभ्यता की समीक्षा करता है कवि और कहता है कि पूर्व युग सा आज का जीवन नहीं लाचार। आज का समय सभ्यता आरंभ से विकसित होती हुई इस स्थिति तक पहुंची है कि अब सभ्यता में लाचार शब्द नहीं है, पहले की तुलना में बहुत विकसित हुई है। आ चुका है दूर द्वापर से बहुत संसार। अब द्वापर से, जैसे हम सभी जानते हैं कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो कवि कहता है कि आ चुका है दूर द्वापर से बहुत संसार, यह समय विज्ञान का सब भांति पूर्ण समर्थ। हम लोग विकास करते करते द्वापर से आज पहुंच गए हैं, आधुनिक युग में पहुंच गए हैं। यह समय विज्ञान का, अब विज्ञान और तकनीक का इतना विकास हो चुका है कि सब भांति पूर्ण समर्थ, मनुष्य को सब भांति से पूर्ण और समर्थ बना देने की शक्ति विज्ञान को के कारण हासिल हो चुकी है। खुल गए हैं गूढ़ संस्कृति के अमित गुरु अर्थ। विज्ञान ने सब कुछ को परिभाषित कर दिया है। जो भी जिज्ञासा द्वापर में और द्वापर के बाद मध्य युग में जो भी जिज्ञासा मनुष्य के पास थी, उन जिज्ञासाओं को विज्ञान ने परिभाषित कर दिया है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, इसका जवाब विज्ञान सब चीज़ों का उपलब्ध करा चुका है। बहुत चीज़ों का, बहुत कम ही क्षेत्र बचे हैं जहाँ क्यों और कैसे का जवाब नहीं मिलता। खुल गए हैं गूढ़ संस्कृति के अमित गुरु अर्थ, चीरता तम को संभाले बुद्धि की पतवार। जो ज्ञान रूपी बुद्धि से जो अंधेरा रूपी अज्ञान का वातावरण था, उसको बुद्धि से की पतवार से मनुष्य सभ्यता को आगे लेते जा रहा है। बुद्धि हावी होती जा रही है। ज्ञान विज्ञान मनुष्य की चेतना पर हावी होते जा रहा है। आ गया है ज्योति की नवभूमि में संसार। अब विज्ञान के सहारे सभ्यता विकसित होती हुई एक नए दौर में आ पहुंची है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, कभी आज की दुनिया को विचित्र और नवीन कहता है। विचित्र भी है और नवीन भी है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। मनुष्य विज्ञान के सहारे प्रकृति पर नियंत्रण कर लिया है, अपनी मुट्ठी में बांध लिया है प्रकृति को। प्रकृति से जो चाहता है वो करवा सकता है विज्ञान के सहारे। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंधे नर की करों में वारी विद्युत भाग। विज्ञान के कारण नर के हाथ में हवा, बिजली और भाप सब कुछ बंध गए हैं, उसके इशारों पर नाचने लगे हैं। हुक्म पर बढ़ चढ़ता उतरता है पवन का ताप। अब मनुष्य की इच्छा से हवा की गर्मी और हवा में ठंडक आती है। आप सभी एयर कंडीशनर को देखते हैं कि वो गर्मी में भी ठंडक देती है।
हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। और विज्ञान के कारण मनुष्य सभ्यता में जो जो सहूलियतें चाही, विज्ञान के कारण वो आज संभव हो गया है। अब सभ्यता के विकास के लिए किसी तरह का व्यवधान नहीं है। लांग सकता नर अब सरित गिरी सिंधु एक समान। विज्ञान और तकनीक के विकास के साथ हवाई जहाज, पानी का जहाज आदि आविष्कारों के द्वारा मनुष्य नदियाँ, पहाड़ और समुद्र को एक समान लांघ सकता है। उसके लिए अब कुछ भी असंभव नहीं है। विज्ञान ने मनुष्य को इतना समर्थ कर दिया है कि सब कुछ संभव कर सकता है। शीश पर आदेश कर औदार्य प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। मनुष्य विज्ञान के द्वारा प्रकृति से जो कुछ चाहता है वो करवा देता है। मानते हैं हुक्म मानव का वहाँ महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर बहन संदेश। विज्ञान के कारण मनुष्य का सागर भी, पानी के ईश्वर भी, पानी भी, जल भी हुक्म मानता है। इस पृथ्वी का सब कुछ मनुष्य के इशारों पर नाचने लगा है। आकाश के रहस्यों को भी मनुष्य बहुत हद तक खोजने की दिशा में सफल हुआ है। 90 कर की मुष्टि में विकराल है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। विज्ञान के सहारे मनुष्य की बुद्धि इतनी विकसित होती जा रही है कि उसकी हाथों की मुट्ठी में प्रत्येक क्षण सिमटते जा रहा है। अब विज्ञान जो पहले एक गांव होता था, दूसरे गांव को उसकी खबर नहीं होती थी, अब विज्ञान ने विश्व को एक गांव बना दिया है। ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट आजकल चल रहा है कि अब उस विश्व के एक गांव बनने का दुष्परिणाम हम सब झेल रहे हैं। कोरोना महामारी जो एक जगह से शुरू हुई चीन से और पूरे विश्व में फैल गई। कभी आगे बढ़ता है कि यह प्रगति निस्सीम नर का यह अपूर्व विकास। यह प्रगति निस्सीम है, अंतहीन है, उसकी कोई सीमा नहीं है। नर का यह अपूर्व विकास, यह विकास भी अनंत है, असीम है। चणर तल भूगोल मुट्ठी में निखिल आकाश। मनुष्य के पैरों के तले पूरी पृथ्वी है और मुट्ठी में पूरा आकाश है। किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निःशेष। अब कभी को चिंता है, कभी अपने मूल प्रश्न पर आ रहा है और कह रहा है कि किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निःशेष। छूट कर पीछे गया है, रह हृदय का देश। विज्ञान के विकास ने मनुष्य को यंत्रवत बना दिया है। हृदय उसमें पीछे छूट गया है। किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निःशेष। छूट कर पीछे गया है, रह हृदय का देश। अब हृदय पीछे छूट गया है और मस्तिष्क बढ़ते जा रहा है। मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क और बुद्धि का प्रभाव ज़्यादा होते जा रहा है और हृदय अर्थात भावनाएं अब खत्म होती जा रही है। मनुष्य की पहचान भावना ही होती है, बुद्धि नहीं होता है। तुलसीदास ने भी मनुष्य के व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए एक छोटे से पद में कहा था कि हृदय सिंधु मति सी समाना। किसी भी मनुष्य के निर्माण में
वही मनुष्य सही मनुष्य हो सकता है जिसका हृदय सिंधु की तरह, सागर की तरह हो और मति बुद्धि उसमें सीपी की तरह हो। लेकिन यहाँ कवि को चिंता है कि हम जैसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं उसमें हृदयहीनता प्रभावी होती जा रही है, मस्तिष्क का प्रभाव बढ़ते जा रहा है, बुद्धि का प्रभाव बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण कृत्रिमता सब कुछ को अपने आगोश में लेती जा रही है। नर मनाता नित्य नूतन बुद्धि का त्योहार। आज का मनुष्य बुद्धि जनित आविष्कारों का, रॉकेट, परमाणु बम, उपग्रह, यहाँ तक कि कहा जाता है कि वायरस भी मनुष्यों के द्वारा निर्मित लैब से ही बढ़े हैं। नर मनाता नित्य नूतन बुद्धि का त्योहार, प्राण में करते दुखी हो देवता चित्कार। और बुद्धि की प्रभावी होने से, बुद्धि का प्रभाव सभ्यता में मनुष्यों के निर्माण में अधिक होने के कारण प्राण में करते दुखी हो देवता चित्कार। और प्राण में स्थित देवता चित्कार रहे हैं, हृदय में स्थित देवता चित्कार रहे हैं, भावनाएं मर रही हैं। मनुष्य संवेदनहीन बनते जा रहा है। चाहिए उनको न केवल ज्ञान, देवता है मांगते कुछ स्नेह कुछ बलिदान। प्राण में, हृदय में स्थित देवत्व केवल ज्ञान से संतुष्ट नहीं होता, उन्हें कुछ स्नेह भी चाहिए, कुछ बलिदान भी चाहिए। मोम सी कोई मुलायम चीज, ताप पाकर जो उठे मन में पसीज पसीज। मनुष्य का, देवताओं की इच्छा है कि मनुष्य का हृदय ऐसा मुलायम होना चाहिए कि किसी दुखी को देखकर, किसी पीड़ित को देखकर उसका मन पसीज जाए। प्राण के झुलसे विपिन में फूल कुछ सुकुमार, ज्ञान के मरु में सुकोमल भावना की दार। प्राण के झुलसे विपिन में फूल कुछ सुकुमार। ऐसे दौर की सभ्यता के विकास के दौर की आपाधापी में, आपाधापी के जंगल में फूल जैसा मनुष्य रहे, ज्ञान के मरु में सुकोमल भावना की दार। और शुष्क ज्ञान के रेगिस्तान में भावना की धार बहे। चांदनी की रांगनी कुछ भोर की मुस्कान, नींद में भूली हुई बहती नदी का गान। रंग में घुलता हुआ खिलती कली का राज, पंक्तियों पर गूंजती कुछ ओस की आवाज। सब कुछ कृत्रिम होते जा रहा है, सब कुछ बुद्धि जनित होते जा रहा है। हृदय पीछे छूट रहा है, हृदय की भावनाएं मर रही हैं। मनुष्य विकास के दौर में इतना दूर चला जा रहा है कि अपनी मनुष्यता को खोते जा रहा है। उसकी हृदय, उसकी भावनाएं मरती जा रही है, वो संवेदनहीन होते जा रहा है। यही कवि की चिंता है। कवि की चिंता हृदय और बुद्धि के समतोलन का आग्रह करती है। बुद्धि भी जरूरी है, विज्ञान भी जरूरी है, लेकिन हृदय को बचाकर, हृदयहीन बुद्धि और ज्ञान सभ्यता के विरुद्ध है, सभ्यता को विनाश की ओर ले जाता है। कवि की चिंता यही है। अब शेष चर्चा अगले व्याख्यान में, शेष कविता पर चर्चा की जाएगी अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।